नमस्कार दोस्तों। आप लोग की पढ़ाई होप सो अच्छी ही चल रही होगी। स्वागत है आपका आईआईटी में। और लास्ट टाइम हमने सेंटर ऑफ मास पार्ट वन किया था। सेंटर ऑफ मास पार्ट वन में हमने बेसिकली सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट देखा था। हमने डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज में हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते हैं हमने उस पर बात की थी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस देखा था। और जो बॉडीज आपकी एक एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल है, जैसे कि हमने सेमी सर्कुलर रिंग और एक कोन और सेमी सर्कुलर डिस्क का हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था। ठीक है। अगर उसमें कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं वीडियो का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो जाके। ठीक है। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतने इतना हार्डवर्क से मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, बस देख के आगे बढ़ जाते हो, है ना। तो आते हैं आज सेकंड पार्ट में, सेंटर ऑफ मास पार्ट टू में आते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, हमने बेसिकली सेंटर ऑफ मास तीन तरह की बॉडीज में पढ़ा था। एक तो हमने रैंडम बॉडीज में पढ़ा था। रैंडम बॉडीज में हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, हम एक पॉइंट से हैंग करते हैं, उसकी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसको घुमा देते हैं, दूसरे पॉइंट से हैंग करते हैं, फिर उसकी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो दोनों लाइनें होती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है। दूसरा है जो बॉडीज दो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, लाइक स्क्वायर। 2D बॉडी है, मान लो 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसका जो है दो एक्सिस के अबाउट मेरा सिमेट्रिकल है, तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है। सर्कल है, हमेशा डाया के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, कोई भी डाया हो तो सेंटर ही मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया। तो जहां भी मेरी दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाती है 2 डायमेंशनल बॉडीज में, हम उन दोनों एक्सिस का जो मेरा कॉमन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है। और तीसरी थी ऐसी बॉडीज जो मेरी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और दूसरे एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, लाइक कोन हो गया। ये मेरा एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिसकी अबाउट पूरी बॉडी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का मतलब ये है कि मेरा जब भी सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसी लाइन पे लाई करेगा। तो एक तरफ से तो हम टेंशन फ्री है कि हमें सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इस लाइन के अबाउट कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके अबाउट मेरा बॉडी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वहां पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था कि आर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 1/m इंटीग्रेशन आर डीएम। ठीक है। डिफरेंशियल मास लेते हैं आर डिस्टेंस पे, उसका एक हम इक्वेशन क्रिएट करते हैं, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी हमें डिसाइड करना होता है कि बेसिकली हम कहां से कहां तक लिमिट लें कि पूरा का पूरा मास मेरा कवर हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पूरा जो मास होता है, पूरी बॉडी का जो वॉल्यूम होता है, उसे डिवाइड करके हम मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। फिर हम एक इक्वेशन निकालते हैं जिस एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं डिफरेंशियल मास के लिए, और वो डिफरेंशियल मास में एक इक्वेशन बनाते हैं आर के रिस्पेक्ट में, और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं डिफरेंशियल मास को, इस तरह से कि मेरा एक लिमिट से दूसरे लिमिट में पूरी बॉडी कवर हो जाए। और 1/m से डिवाइड कर देते, 1/m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ जाता है। हमने सेमी सर्कुलर रिंग का निकाला था, इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल ही है। इसमें कितनी हाइट पे आया था, 2r/5। ठीक है। अराउंड 0.64 आर के अराउंड आया था। ये रिंग था। हमने सेमी सर्कुलर डिस्क का निकाला था, इसमें भी वाई एक्सिस पे ही होगा, और सेंटर ऑफ मास की हाइट आई थी 2 में 2 ऐड कर दो 4r, नीचे 1 पाई है, 1 में 2 ऐड कर दो 3 पाई, 4r/3 पाई। ये मैं मेमोराइज करने के लिए आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। 2r/पाई अगर आपको याद है तो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो मेरा न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें दोनों में दो दो ऐड कर देना है, यानी कि 2r की जगह पे 4r आ जाएगा, 1 पाई की जगह पे 3 पाई आ जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा डिस्क का था सेंटर ऑफ मास। ठीक है। कोन का हमने निकाला था, सॉलिड कोन का। सॉलिड कोन का निकाला था, एच हाइट हो तो ऑब्वियसली इस एक्सिस पे ही मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। कितनी हाइट पे लाई करेगा, ये h/4 पे लाई करेगा। मीन्स अगर 100 मीटर का कोन होगा तो मेरा 25 मीटर पे मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अगर मेरा 4 मीटर का कोन होगा, 4 मीटर हाइट का मैं एक कोन लेकर आऊं, जैसे कि हम लोग उसमें देखते हैं या किसी भी कोई भी कोन ले लो,
उसमें अगर 4 मीटर हाइट का होगा तो 1 मीटर हाइट पे मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास। ये तो हो गई मेरी सिंगल बॉडी कंटिन्यूअस बॉडी की बात करते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ बॉडीज का। फॉर एग्जांपल मैं 2 बॉडी का सिस्टम लूं, 3 बॉडी का सिस्टम लूं, कई सारी बॉडीज का सिस्टम लूं। फॉर एग्जांपल कि मैं अर्थ और सन की बात करूं, अर्थ और मून की बात करूं, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, क्योंकि दोनों तो मास है, अर्थ भी एक मास है, मून भी एक मास है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। या फिर मैं अपने और स्पेन की बात करूं, मेरा भी वेट है, इसका भी, तो हम दोनों के बीच में कहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने जो बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल किया था हम वही यूज करेंगे, और हम पहले 1 डायमेंशनल उसमें देखते हैं 2 बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मैं एक मास को m1 ले लेता हूं, एक मास को m2 ले लेता हूं। मान लो ये ओरिजिन है, तो इससे अगर इसका सेंटर ऑफ मास x1 पे है, इससे x2 पे है, तो जो मेरा फॉर्मूला था सेंटर ऑफ मास निकालने का, टोटल मास m1 प्लस m2 था, m1 प्लस m2। सपोज मेरा सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं लाई करता है, इसको मैं x सेंटर ऑफ मास बोलूंगा, तो इंटू x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या था, m1 x1 प्लस m2 x2। ठीक है, मीन्स x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये ऑलमोस्ट वही है, m1 प्लस m2 क्या है, कैपिटल M है, यानी कि टोटल मास हो गया। ठीक है, तो ये 2 बॉडीज के बीच में अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। इसको मैं जनरलाइज करूं तो ऊपर सिग्मा लिखूंगा, mi xi सिग्मा mi, ये मेरा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया। एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो एक्स यूज करेंगे, वाई एक्सिस की अबाउट निकालना होगा तो एक्स की जगह पे हम वाई इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब जो भी हमें जिस डायरेक्शन निकालना होगा हम उस डायरेक्शन इस तरह से निकाल सकते हैं। जेड एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो हम जेड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसमें एक क्लच है, इसमें एक चीज समझने की है। समझने की क्या चीज है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को हटाता हूं, ठीक है, इस फॉर्मूले को भी हटाता हूं, इस फॉर्मूले पे आते हैं। सपोज मैं इसको ओरिजिन पे रख देता हूं, मान लो मेरा यहीं पे ओरिजिन था। ठीक है, ये ओरिजिन हटा दिया, यहीं पे ओरिजिन था, तो ये x2 हो गया, और ये मेरा यहां से xcm पे मेरा सेंटर ऑफ मास मान लो हो गया। मैंने इसको ओरिजिन पे मान लिया, यानी कि इसका x 0 हो गया। इन दैट केस x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मेरा m1 x1 0 हो जाएगा, यहां बचेगा m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको मैं और वो करूं तो x2 अपॉन 1 प्लस m1 अपॉन m2। ठीक है, मीन्स ये मेरा फॉर्मूला हो गया और सेंटर ऑफ मास निकालने का 2 बॉडी के सिस्टम में, m1 अपॉन m2। m2 मेरा जितना बड़ा होगा, सपोज ये मास मेरा जितना बड़ा होगा m1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि m1 m2 का रेशियो मेरा जितना बड़ा होगा, डिनोमिनेटर उतना बड़ा होगा, फ्रैक्शन उतना छोटा होगा। फ्रैक्शन मेरा उतना छोटा होगा तो मेरा x क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। यानी कि m1 m2 का रेशियो मेरा जितना बड़ा होगा, m1 m2 का रेशियो बड़ा होने का मतलब क्या होगा, m2 की वैल्यू छोटी होगी। m2 की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना m1 m2 का मेरा रेशियो बड़ा होगा। जितना बड़ा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, डिनोमिनेटर का मतलब टोटल मेरा फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। फ्रैक्शन की वैल्यू कम होने का मतलब है कि x की वैल्यू कम होगी, यानी कि सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में मेरा शिफ्ट होगा। कब शिफ्ट होगा, जब m2 की वैल्यू छोटी होगी। m2 की वैल्यू मेरी बड़ी होगी तो m1 by m2 मेरा छोटा हो जाएगा। m1 by m2 छोटे होने का मतलब है कि डिनोमिनेटर मेरा छोटा हो जाएगा, यानी कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 प्लस m1 प्लस m1 by m2 है। तो जितना ये वैल्यू मेरी छोटी होगी उतना x बड़ा होगा। छोटी होने का मतलब है m2 बड़ा, यानी कि m2 जितना बड़ा होगा उतना x की वैल्यू ज्यादा आएगी। मींस मेरा सेंटर ऑफ मास आगे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, m2 की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी। कहने का मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बड़ी बॉडी के पास होता है। आप चाहे गूगल करके देख लो, आप अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास देख लो, तो आप देखोगे कि अर्थ के ही नियर होगा।
अर्थ और सन का मास देखो, अर्थ और सन का मास इतना ज्यादा है कंपेयर टू अर्थ कि हो सकता है कि सन के सेंटर से थोड़ी डिस्टेंस पे हो। मतलब अर्थ इतनी बड़ी बॉडी है बट इन स्पाइट ऑफ दैट सन का वॉल्यूम इतना ज्यादा है, सन का मास इतना ज्यादा है कि अगर हम उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट भी करें तो वो हमारा ऑलमोस्ट सन के पास ही होगा, सन के मे बी बॉडी के अंदर ही होगा। ठीक है, तो मास हमारा जितना बड़ा होगा उतना ही उसके पास मेरा सेंटर ऑफ मास की टेंडेंसी होगी जाने की। मैं दो बॉडी का सिस्टम लेता हूं, M1 M2। ठीक है, इन दोनों में एक म्यूचुअल मान लो फोर्स लग रहा है। ये फोर्स कुछ भी हो सकता है, दो बॉडीज हैं उनका मास है तो फोर्स हमेशा रहेगा। अगर वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी डिपेंडिंग अपॉन मास का साइज कितना बड़ा है। हम बॉडी की बात करते हैं तो हम साइज तो नहीं बता रहे हैं, हो सकता है कि मैं सन और अर्थ की बात कर रहा हूँ, हो सकता है अर्थ और मून की बात कर रहा हूँ, मास इतना ज़्यादा बड़ा होगा कि उनमें ग्रेविटी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। अदरवाइज मैं दो छोटी बॉडीज की बात कर सकता हूँ जिनमें ग्रेविटेशनल फील्ड मेरा बहुत ही लो हो बट स्टिल एक फोर्स हमेशा रहेगा। ठीक है, और अगर वो चार्ज्ड है तो हो सकता है कूलम फोर्स हो। कोई एक फोर्स हमेशा मतलब दो बॉडीज के बीच में एग्जिस्ट करता ही करता है। जब कुछ नहीं होता है तो ग्रेविटी तो हमेशा ही रहती है, और अगर चार्ज बॉडी है तो कूलम फोर्स और रहेगा। तो मैं मान लेता हूं कि दो बॉडी का सिस्टम है और ये दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ फोर्स की वजह से मूव कर रही है। जो फोर्स से ये इसको इधर पुल कर रहा है उसी फोर्स से ये इसको इधर पुल करेगा। तो दोनों फोर्स मेरा F हो गया। मान लो ये V1 स्पीड से इधर मूव कर रहा था, ये V2 स्पीड से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, हम दो बॉडी के केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव करते हैं और फिर हम इसको जनरलाइज कर देंगे मल्टीपल सिस्टम में। मतलब नंबर ऑफ बॉडीज में बढ़ा भी दूं तो भी सेम ही चीज रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। हम दो बॉडी के केस में समझते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, मैं इसको पूरा एक सिस्टम मानता हूं। ठीक है, और F क्या है? F बेसिकली इंटरनल फोर्स है। अगर मैं इसको पूरा सिस्टम बात करूं तो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बाहर से इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये फोर्स मेरा जीरो है। तो अगर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों v1 आई मीन वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज x1 है, इसका पोजीशन वेक्टर x2 है, तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन होता है वो क्या होता है? x सेंटर ऑफ मास टोटल मास इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2। ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, एक्स सेंटर ऑफ मास को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास m1 x1 को डिफरेंशिएट करूंगा dx1 by dt। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, dx1 by dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी m1 की m2 इंटू वेलोसिटी। फर्दर इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी को जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। m1 और v1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो m1 v1 की जगह पे a1 आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा m2 v2 की जगह पे a2 आ जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन आ जाएगा। a1 a2 को मैं फोर्स से रिलेट कर सकता हूं। फोर्स मतलब एक्सटर्नल तो मेरा जीरो है, इंटरनल फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो a1 होगा मेरा फोर्स अपॉन m1, a2 हो जाएगा मेरा फोर्स अपॉन m2। ठीक है, तो a1 को मैं फोर्स अपॉन m1 कर दूं, हाँ f और f का डायरेक्शन डिफरेंस है तो a2 की वैल्यू माइनस f अपॉन m2 हो जाएगी। तो मैं m1 f अपॉन m1 करूं माइनस m2 f अपॉन m2 करूं, m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, f माइनस f जीरो हो जाएगा। m a सेंटर ऑफ मास मीन्स जीरो, मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल जीरो। मीन्स अगर कोई मेरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मेरा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मेरा जीरो होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास मेरा कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। हो सकता है कि जो मेरा सिस्टम में अदर बॉडीज हैं उनमें एक्सेलरेशन हो सकता है क्योंकि उन पे एक इंटरनल फोर्स म्यूचुअली लग रहा है, लेकिन जब हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं यानी कि हम टोटल मास के सिस्टम की बात करते हैं, जो जितने भी मासेस हैं हम उनके पूरे सिस्टम की बात करते हैं, उस पूरे सिस्टम का जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा उन पे अगर कोई मेरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा।
एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। इंडिविजुअल बॉडी भले ही मेरी एक्सेलरेट हो रही हो, उनकी वेलोसिटी भले ही चेंज हो रही हो, लेकिन मेरा सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम है, सिस्टम का जो मेरा सेंटर ऑफ मास है, वो मेरा कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। और कांस्टेंट स्पीड से मूव करने का मतलब है ये मेरा कांस्टेंट हो गया, मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो एम वी सी एम की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तभी मैं जब वी सी एम को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां पे जीरो आ जा रहा है, ये कैलकुलेट करने पे जीरो आ रहा है, तो ये जीरो हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है। तो ये यानी कि मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी सीएम क्या है, बेसिकली m1v1 प्लस m2v2 है। तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम मोमेंटम बोलते हैं, ये मेरा मोमेंटम है, ये मेरा मोमेंटम है। तो जो बेसिकली इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम है उसका जो सम होगा वो हमेशा हर केस में कांस्टेंट होगा, अनलेस कि हम उस पर बाहर से फोर्स ना लगा दें। अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स मेरा जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मेरा मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा। मोमेंटम का मतलब है इंडिविजुअल बॉडीज के मोमेंटम का जो सम होता है वो मेरा हमेशा कंजर्व रहेगा। एक का कम हो सकता है, दूसरे का बढ़ सकता है, जो भी म्यूचुअल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल मोमेंटम मेरा कांस्टेंट रहेगा। और ये है मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक बहुत ही बढ़िया लॉ है फिजिक्स का, और जो आपको एक एडिशनल इक्वेशन देता है। बेसिकली क्या होता है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या था, दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो होना चाहिए। हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लग रहा हो, तो मेरा उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो होना चाहिए, इंटरनल फोर्सेज मेरे सारे कंजर्वेटिव होने चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरा इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव है, बाहर के फोर्स का वर्क डन जीरो है, तो मेरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। ये मेरा एक इक्वेशन यहां से आप निकाल सकते हो। दूसरा इक्वेशन कहां से निकाल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल सकते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करते हैं दो इलास्टिक बॉडीज में, उसकी बात करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आते हैं। मैं दो बॉडीज की बात करता हूं। दो बॉडीज हैं, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। दोनों मान लो आपस में कोलाइड करती हैं एक पॉइंट पर आकर। ठीक है, तो दोनों जब कोलाइड करेंगी तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये दोनों के दोनों एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेंगी, और उसके बाद जो होता है ये इसको पुश करेगी। मतलब ये जो भी मेरा इसमें डिफॉर्मेशन होता है वो डिफॉर्मेशन जब रजिस्ट करेगा तो इस बॉडी को पुश करेगी बैक साइड में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये बॉडीज कितने टाइप की होती हैं। बेसिकली दो टाइप की बॉडीज होती हैं, एक होती है इलास्टिक बॉडी, एक होती है इन इलास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बेसिकली होती क्या, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब है कि जब भी कोई फोर्स लगता है उस पर, उसको डिफॉर्म करने के लिए, डी शेप करने के लिए, तो रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट मतलब एक तरह से चिक चिक करती है, वो इतना आसानी से रेजिस्ट अपना डिफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैं फोर्स हटाता हूं वो वापस अपने पुराने शेप में आ जाती है। अगर वो 100% आ जाती है तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है। जैसे अगर मैं रबर को भी पुल करके छोड़ता हूं तो वापस तो अपनी शेप में आ जाता है, लेकिन वो 100% अपनी शेप को रीगेन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्टली इलास्टिक होती ही नहीं है। तो हो सकता है 99.99% कुछ वो रिगेन भी कर ले, 0.1% उसका जो है डिशेप होना तय है। तो ये होता है मेरा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इन इलास्टिक बॉडी क्या है कि जो भाई डिफॉर्मेशन को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेती है, कि ठीक है भाई जो तुम बोल रहे हो मेरे को एक्सेप्टेड। जैसे कि मान लो लाइक क्ले को अगर आप मोल्ड करो किसी भी शेप में तो वो ऑलमोस्ट मोल्ड हो जाती है, उसमें कुछ भी रिगेन नहीं होता है, वो वापस जैसे फोर्स हटा लिया तो वापस उसका
शेप वापस चेंज नहीं होता है, जो शेप हमने दे दिया वो शेप हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जरा सा भी रेजिस्ट नहीं करेगी। आप जब फोर्स लगाओगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसमें भी होता है, और वो थोड़ा सा रिकवर भी करेगी, लेकिन हो सकता है 0.1% या 0.5% रिकवर करे। 100% विदाउट रिकवरी कोई बॉडी नहीं होती, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी कोई नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली इलास्टिक बॉडी क्या हुई कि भाई जब भी उसकी डी शेपिंग करोगे तो चिक चिक करेगी, और इनइलास्टिक क्या हुई, जब भी उसकी डी शेपिंग करोगे चुपचाप करवा लेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसको इनइलास्टिक बॉडी बोलते हैं। हम लोग अभी बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में क्या होगा कि भाई ये मेरा एक वी वेलोसिटी v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये v2 वेलोसिटी चल रहा है, मान लो कि भाई धीरे धीरे चल रहा है, ये थोड़ा तेज चल रहा है, ये फरारी से चल रहा है, ये कोई नॉर्मल लोकल ऑटो से चल रहा है, तो इसकी स्पीड बहुत हाई है। तो एक टाइम आएगा जब ये गेन करेगा ही करेगा, v1 की स्पीड हाई है, v2 की स्पीड कम है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड देखें तो क्या होगा, v1 माइनस v2, इस स्पीड से ये इसको गेन करेगा। मतलब मैं v2 को अगर मैं स्टेशनरी मान लूं तो ये v1 माइनस v2 स्पीड से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी होगी। v1 स्पीड से इसको नहीं गेन अप्रोच कर रहा है, वो v1 से ये आगे बढ़ रहा है, तो वो भी तो v2 से आगे बढ़ रहा है, तो इफेक्टिवली v1 माइनस v2 स्पीड से ये इसको अप्रोच कर रहा है। एक सेकंड के लिए ये दोनों बॉडी जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये थोड़ा सा डिफॉर्म होगी, मतलब पिचकेगी, और ये भी थोड़ी सी पिचकेगी, तो दोनों की दोनों एक मे बी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, एक मोमेंट के लिए ये दोनों कांस्टेंट आई मीन सिंगल स्पीड से मूव करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये कॉमन बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। उस समय मान लो इनकी कॉमन वेलोसिटी v हो गई, इसकी वेलोसिटी मेरी कम हो गई, इसकी वेलोसिटी मेरी रिड्यूस हो रही है, इसकी वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है, और दोनों एक कांस्टेंट पॉइंट पे v वेलोसिटी से मेरा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आगे मूव किए। अब क्या होगा, जो इलास्टिसिटी की वजह से जो मेरा इसकी डी शेपिंग हुई है वो वापस रीगेन करने की कोशिश होगी, यानी कि ये दोनों बॉडीज अपनी डी शेपिंग को अपोज करने वाली हैं। अपोज करने का मतलब ये है कि अब ये वापस जब रीगेन करने की कोशिश करेंगी तो ये बॉडी इसको इधर पुश करेगी, ये बॉडी इसको इधर पुश करेगी, यानी कि इसकी जो v वेलोसिटी थी उसमें थोड़ी सी वेलोसिटी मेरी कम हो जाएगी, और इसकी जो v वेलोसिटी थी उसको इधर चूंकि पुश मिल रहा है तो ये थोड़ी सी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद ज्यादा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद कम हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये हाई वेलोसिटी से जाएगी, ये कम है, तो अब इनमें सेपरेशन आना शुरू होगा। मान लो ये v1 इनिशियल था और ये v2 इनिशियल था, ये v1 इनिशियल था, ये v2 इनिशियल है। अब मैं बात करता हूं v1 फर्स्ट बॉडी के लिए v1 फाइनल, और ये हो गया v2 फाइनल। तो v2 फाइनल अब मेरा बड़ा है v1 फाइनल से, तो अब जो डिफरेंस आएगा यानी कि v2 किस स्पीड से आगे भागेगा विद रिस्पेक्ट टू v1, ये इस स्पीड से इससे सेपरेट आउट होगा, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अगर ये इनइलास्टिक होती तो ये डिफॉर्मेशन को कभी अपोज नहीं करती, यानी कि एक बार टकरा गए तो जो डी शेपिंग हो गई डी शेपिंग हो गई, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे रिएक्शन फोर्स लगाते ही नहीं, वापस अपना शेप गेन करने की कोशिश ही नहीं करते। तो इन दैट केस एक बार टकराने के बाद फिर ये इंटैक्ट सिंगल बॉडी की तरह ही चलती है, यानी कांस्टेंट v वेलोसिटी से ही आगे बढ़ती। इलास्टिक कोलिजन हो इनइलास्टिक कोलिजन हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों में लग जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस केस में तो लग जाएगा, इस केस में नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का बेसिकली लॉस हो जाएगा। जो इनइलास्टिक बॉडी होगी वो जो भी डिफॉर्मेशन हुआ वो बेसिकली किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मे बी हीट में कन्वर्ट हो जाए या मे बी कुछ और हो सकता है। तो जो भी होगा वो अब मैकेनिकल एनर्जी मेरी कंजर्व नहीं रह जाएगी। तो इस केस में इनइलास्टिक बॉडी के केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप नहीं लगा पाओगे। आप एनर्जी का लॉस कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो लॉस को किसी और चीज से इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्टली हीट में कन्वर्ट हुआ। तो अभी मैं इलास्टिक बॉडी मानता हूं,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें। ये m1 था, ये m2 है, ये m1 m2, ठीक है। और फिर बाद में ये अलग अलग बॉडीज हो गई m1 m2। तो मैं m1 v1 इनिशियल प्लस m2 v2 इनिशियल इज इक्वल टू m1 v1 फाइनल प्लस m2 v2 फाइनल। ये मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मैं इधर लिख देता हूं, ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को vs लिख देते हैं, ये va लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिशफल करता हूं, तो मेरा m1 v इनिशियल v1 इनिशियल माइनस v1 फाइनल, ठीक है, इज इक्वल टू m2 v2 फाइनल माइनस v1 फाइनल, ठीक है। और चूंकि ये मेरा इलास्टिक कोलिजन है, मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ। ये मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मेरा एक इक्वेशन आया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ, हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं रीशफल करता हूँ, तो हाफ 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 सब कैंसिल हो जाएगा, m1 कॉमन हो जाएगा, v1 इनिशियल का स्क्वायर माइनस v1 इनिशियल का स्क्वायर माइनस v1 फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 फाइनल का स्क्वायर माइनस v2 इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि इस इक्वेशन को न्यूमरेटर में रखता हूँ, इसको मैं डिनोमिनेटर में रखता हूँ। m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा v1 माइनस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर हो जाएगा, v1 माइनस v2 प्लस v1 प्लस v2। तो v1 माइनस v2 यहाँ पे भी है, तो वो दोनों डिवाइड हो जाएगा। देखा जाए तो ये v1 इनिशियल माइनस v1 फाइनल इंटू v1 इनिशियल प्लस v1 फाइनल अपॉन v1 इनिशियल माइनस v1 फाइनल, ये हो गया। सेम चीज यहां पे v2 के लिए आएगा, और ये जब मेरा कैंसिल होगा तो बचेगा v1 इनिशियल प्लस v1 फाइनल इज इक्वल टू v2 इनिशियल प्लस v2 फाइनल, v2 इनिशियल प्लस v2 फाइनल। सेम इक्वेशन ये यहाँ पे भी आएगा, और सेम तरीके से ये मेरा डिवीजन एक दूसरे से कट हो जाएगा। तो मेरा v1 इनिशियल प्लस v1 फाइनल इज इक्वल टू v2 इनिशियल प्लस v2 फाइनल आ जाएगा। तो मैं अब यहां से इसको इधर लेकर आता हूं, v1 इनिशियल, ओनली डिफरेंस होगा कि मेरा v2 फाइनल माइनस स्क्वायर माइनस v2 इनिशियल स्क्वायर, हाँ ठीक है। v1 इनिशियल माइनस v2 इनिशियल इज इक्वल टू v2 फाइनल माइनस v1 फाइनल, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन आ गया। और v1 इनिशियल माइनस v2 इनिशियल क्या था, v1 इनिशियल माइनस v2 इनिशियल था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू v2 फाइनल माइनस v2 इनिशियल, v2 फाइनल माइनस v2 इनिशियल। v2 फाइनल माइनस v2 इनिशियल मेरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। v1 फाइनल है भाई, मैं अभी क्या लिख रहा हूं, v1 फाइनल है, ठीक है। v2 फाइनल माइनस v1 फाइनल मेरा आ गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v1 इनिशियल माइनस v2 इनिशियल मेरा आ गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस अप्रोच जो स्पीड होगी मेरी इसको गेन कर रहा होगा जिस स्पीड से, उसी स्पीड से वो फिर सेपरेट आउट होगा, अगर ये मेरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो मैं यहां पे v1 v2 फाइनल जो होगा वो मेरा कॉमन वेलोसिटी v लिख सकते हैं, उससे मेरा डेरिवेशन आ जाएगा। तो वो डिराइव मैं करूंगा नहीं, आप चाहे डिराइव कर लेना। तो एक वो पार्ट हो गया। यहां से जो मेन मेरा इक्वेशन आता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये मेरा एक मेन
डेरिवेशन निकल के आता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल होता है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक होती नहीं है और न ही परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मेरा हुआ ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मेरा जीरो हो गया, तो वहां पे हम इसको इक्वेट नहीं कर पाएंगे, वहां पे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू जीरो बस आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से आई I मीन एक बार वो हो गए, हिट हो गए, तो ये कभी भी सेपरेट आउट नहीं होंगे। लेकिन एक्चुअल में कोई भी बॉडी ना तो परफेक्टली इलास्टिक होती है ना तो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। उस केस में क्या होता है कि इलास्टिसिटी जो है वो परफेक्टली वन नहीं होगी, तो थोड़ा सा कम होगी। उसमें एक फैक्टर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ मेरा रेस्टिट्यूशन। कहने का मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का एक फ्रैक्शन आता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का एक परसेंटेज ही मेरा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा। वो परसेंटेज बेसिकली क्या है, ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बॉडी कितनी इलास्टिक है कितनी इनइलास्टिक है ये बताता है। यानी कि अगर ई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल हो जाएगा। इन दैट केस क्या होगा कि मेरा बॉडी परफेक्टली इलास्टिक। अगर ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 का मतलब क्या हुआ कि बॉडी अब चिपक गई, अब ये कभी अलग नहीं होने वाली है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मेरा 0 हो गया। तो ई की वैल्यू जब 1 होगी मींस इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक। ई की वैल्यू जब 0 होती है तो इन इलास्टिक। ठीक है, इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मेरा 0 हो जाएगा, इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। तो ये मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एक छोटा सा टॉपिक है इंपल्स। इंपल्स बेसिकली क्या होता है कि जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इन दोनों का मोमेंटम बहुत ही बड़े स्केल पे चेंज होता है। लेकिन चूंकि टाइम बहुत कम है तो ऑब्वियसली इनका फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तभी इतना मेरा मोमेंटम चेंज हो पा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब बहुत ही शॉर्ट टाइम डिफरेंशियल टाइम में मेरा मोमेंटम बहुत ही लार्ज स्केल पे चेंज होता है तो हम इस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। यानी कि बहुत ही आई I मीन एक लार्ज फोर्स मेरा बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए लग रहा है तो उसको इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। इंपल्सिव फोर्स बेसिकली मोमेंटम को बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो बहुत सारे आई मीन एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो इसलिए वो आई मीन एयर बैग्स लगाए जाते हैं कि जो इम्पल्स आएगा उसको हैंडल करने के लिए। उसमें क्या होता है कि वो एयर बैग भी खुलता है और हम लोग की जो एनर्जी जो भी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जो मेरा मूवमेंट चेंज हो रहा है, पी एफ माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बेसिकली क्या होता है, फोर्स का इंटीग्रेशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या फोर्स होता ही है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम फोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली डेल्टा पी क्या हुआ, एफ डी टी कर लो, डेल्टा टी को मैंने डी टी कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम भी जो है ना इसमें भी हो सकता है कि फोर्स मेरा वेरी कर रहा हो, फोर्स मेरा कांस्टेंट ना हो। जब ये फोर्स कंप्रेस होंगे एक दूसरे को तो उसमें फोर्स बहुत हाई होगा, जब धीरे धीरे ये रिलीज करने लगेंगे तो फोर्स की वैल्यू मेरी माइनस होने लगेगी। यानी कि फोर्स मेरा एक वेरिएबल है टाइम के साथ, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं एफ इंटू डी टी को पी फाइनल माइनस पी इनिशियल निकालने के लिए। यानी कि एक बहुत ही छोटे टाइम में अगर मैं इसको पी वो करूं तो बहुत छोटे टाइम में मेरा पी चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉरी फोर्स।
ये मेरा फोर्स एक्सिस है, ये मेरा टाइम एक्सिस है। बहुत ही छोटे टाइम में जब मेरा बहुत हाई फोर्स लगता है तो ये इंपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है। और इसका एरिया जो आएगा बेसिकली फोर्स इनटू टाइम को करेंगे तो ये मेरा डेल्टा पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंपल्सिव फोर्स का। मे बी एक दो क्वेश्चन होगा मैक्स टू मैक्स, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इंपल्सिव फोर्स से रिलेटेड तो नहीं पूछेगा, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट है और सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट है। तो आप उसकी प्रिपरेशन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक आप मेरे उसमें कमेंट सेक्शन में डालो ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।